Welcome to Lukman IAS. Study General Studies with Lukman IAS for building comprehensive knowledge. GS paper 2 and 4 will be taken by S. Ansari and other papers will be covered by renowned faculties. Live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed and there will be dictation of notes. In the last 10 years, Lukman IAS has set up a niche in the field of UPSC guidance. नमस्कार, मेरा नाम अतुल कुमार सिंह है। मैंने यूपी पीसीएस 2021 में डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर प्रथम स्थान अर्जित किया है और पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था डेली नॉलेज ट्रैक पे। अब उसी सीक्वेंस में मैं ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। मैथ के ऑप्शनल के एक मतलब साइंस का ऑप्शनल है, काफ़ी इसमें अप्रीहेंशन भी हैं, बहुत ही ज़्यादा इसमें ये भी है कि मैथ्स जो है बहुत स्कोरिंग होता है और मैथ्स में बहुत ईजिली मार्क्स भी आ जाते हैं। तो पहले एक चीज़ ये मैं क्लियर कर दूं कि मैथ्स का ऑप्शनल बहुत ही मतलब साइंटिफिक है, लेकिन उसमें रिस्क है। इट्स लाइक अ डबल एजेड स्वॉर्ड। आप मतलब बहुत अच्छा भी आपका हो सकता है और बहुत ही गंदा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है क्वेश्चन करने पे। मैथ्स में ऐसा होता है कि आपने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और एकदम सही एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया तो शायद 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 9 या 10 मिल जाएंगे, लेकिन आपका एक भी स्टेप लास्ट में एक ज़ीरो मिस हो गया, कहीं आपने माइनस को प्लस कर दिया, लास्ट का एक दो स्टेप्स पूरा है, क्योंकि मैंने अपनी कॉपी देखी हुई है यहाँ पे यूपी पीसीएस में, तो वहाँ पे फिर पूरा 10 में से 0 पूरा देते हैं, 20 मार्क्स में सिर्फ 4 या 2 या 3 नंबर ही दिया हुआ है। तो बहुत ही ब्रूटल कॉपी आपकी चेक हो सकती है। तो ये आप मत उम्मीद करिए कि आपने मैथ्स लिया है और आप थोड़ा सा भी पढ़ के जाएंगे और मैथ्स से बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। मैथ्स बहुत ही ज़्यादा मतलब डेडिकेशन मांगती है। सिलेबस इसका बहुत ही वास्ट है। बाकी ऑप्शनल के भी सिलेबस काफ़ी बड़े हैं, लेकिन मैथ्स में क्या है, साइंटिफिक है। आपने पहले से मैथ्स में आपका बैकग्राउंड रहा है तो ही मैथ्स आपको लेना चाहिए। आप देख लीजिए आपकी कैसे इसके साथ एप्टीट्यूड आपका मैच कर रहा है नहीं, उस हिसाब से आप ऑप्शनल मैथ्स का चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको मैथ्स ऑप्शनल लेना है तो फिर मैं थोड़ा सा फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैथ्स ऑप्शनल में क्या अप्रोच या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैथ्स ऑप्शनल में बेसिकली क्या यूपीएससी और यूपी पीसीएस के मैथ्स के सिलेबस में 10 या 20% का अंतर होगा। मोस्टली सिलेबस सेम है। मैं यूपी पीसीएस के ऑप्शनल की बात करूंगा। आपको ये स्ट्रैटेजी यूपीएससी में भी अगर हेल्प कर सकती है, आपका मतलब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको अगर उचित लगता है तो इस स्ट्रैटेजी को आप दोनों ही एग्ज़ाम में फॉलो कर सकते हैं। मैं यूपी पीसीएस के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मैथ्स का पेपर जहाँ पे 400 मार्क्स का होता है सारे ऑप्शनल की तरह, 200 का फर्स्ट पेपर, 200 मार्क्स का सेकंड पेपर। अब जो है 2021 से इन्होंने ये कर दिया है कि क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 वो कंपलसरी है और उसके बाद फिर आपको ये है कि कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं जो कि आपको कंपलसरीली जो है करने हैं, क्योंकि वो कंपलसरी क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन नहीं है, 8 क्वेश्चंस होते हैं, 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, तो आप वो पहला और पाँचवां जो क्वेश्चन है, पहला और पाँचवां सेट वो आपको करना ही है। तो कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको देखने हैं कि वो आपको छोड़ नहीं सकते हैं। अदरवाइज़ इन जनरल मैथ्स में एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपका टाइम कन्वीनियंस, आपको कितना आपका सिलेबस कवर हो पा रहा है उसके हिसाब से आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही जिसे कहते हैं रेलेवेंट हैं, स्कोरिंग हैं और इजी हैं, वो टॉपिक आपको ज़रूर करने चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले पेपर 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पेपर 1 में बेसिकली जो टॉपिक्स हैं वो मैंने सिलेबस अपने सामने रखा हुआ है। तो इसमें लीनियर अलजेब्रा और एंड मैट्रिक्स करके एक सिलेबस में पहला टॉपिक है। तो लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक के लिए मैं बुक्स भी साथ में बताता चलूँगा। तो ये कृष्णा पब्लिकेशन की बुक होती है, ब्लैक कलर का लीनियर अलजेब्रा का एक उसका फ्रंट कवर होता है। तो वो बुक आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। एक दूसरा इसका अल्टरनेटिव है स्वैम्प सीरीज़ का, ये लीनियर अलजेब्रा के लिए। तो वहाँ पर जो वेक्टर एनालिसिस बेसिकली जो आपको वेक्टर स्पेस, सब स्पेस और ये सारी चीज़ें अच्छे न्यूमेरिकल्स वहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप दोनों मतलब मिला करके रेफ़र कर सकते हैं। कृष्णा सीरीज़ की जो बुक है लीनियर अलजेब्रा की वो सफिशिएंट है। क्वेश्चन पेपर आपको मतलब थ्रू आउट मैंने बोला है कि यूपी पीसीएस या यूपीएससी किसी भी क्वेश्चन के लिए, चाहे वो जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो, क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का और सिलेबस को हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी मैथ्स में भी वही स्ट्रैटेजी आपको अडॉप्ट करनी है। लीनियर अलजेब्रा में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो ये है कि आपकी वेक्टर स्पेस, सब स्पेस
और उसमें फिर उसकी थ्योरम्स भी पूछी जाती हैं यूपीपीसीएस में। यूपीपीसीएस और यूपीएससी में थोड़ा सा यही एक डिफरेंस है कि ये ब्लंटली थ्योरम्स आपको बड़ी बड़ी थ्योरम्स प्रूव करने को दे सकते हैं। तो वो थ्योरम्स डायरेक्टली बुक्स में दी हुई हैं, कुछ बड़ी बड़ी थ्योरम्स हैं, वो आप उसको याद कर सकते हैं, कैसे करना है, उसके फिक्स स्टेप हैं, उसी तरीके से उसको करना है। मैट्रिक्स भी इसी तरीके से है, उसमें मैट्रिक्स में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ और सिमिलैरिटी का कंसेप्ट होता है। सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिक्स यूज़ कर लीजिए। कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स में ऑर्थोनॉर्मेलिटी और ऑर्थोगोनैलिटी, ये सब चीज़ें के आगे आएगा। डेफिनेट, पॉजिटिव, डेफिनेट, ये सारी चीज़ें, ये टॉपिक्स मैंने बस उतना ही किया हुआ था जितना कि एग्जाम में पूछा था, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। यूपीएससी में ये टॉपिक्स नहीं थे, तो यूपीपीसीएस में जो यूपीपीसीएस में पहले क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को मैंने टारगेट करके उनको कर लिया है। बाकी जो है फिर समय जैसे ऐसे आपको मिलेगा तो आपको ऐसे करना है। जो बड़े बड़े मोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमिलैरिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, और फिर जैसे जो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं वो उनका सोल्यूशंस कैसे निकालना है, और मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक या मोर देन वन सोल्यूशन है, ये सारी चीज़ें जो आपको मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करती हैं, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, ये आपको ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है कैलकुलस है फर्स्ट पेपर में। तो कैलकुलस बेसिकली अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है या फिर आप इंजीनियर हैं, आप इंटरेस्ट आपका इस सब्जेक्ट में अगर है, तो कैलकुलस मोस्टली हम लोग के इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में कैलकुलस पढ़ाया जाता है। तो कैलकुलस का बेसिक चीज़ें वही हैं, सिंगल वेरिएबल, मल्टीपल वेरिएबल, डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टीन्यूटी, और फिर जो मल्टीपल इंटीग्रल से वॉल्यूम्स निकालना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। बुक इसमें एक होती है मलिक एंड अरोरा की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आप उसमें सिलेक्टिवली देख लीजिए कि सिलेबस में क्या टॉपिक है। वो सविता अरोरा और मलिक की बुक है, मलिक एंड अरोरा करके एक बुक है। वो बुक जो है काफ़ी सही है। ये बेसिकली इसका पेपर 1 का कैलकुलस और पेपर 2 में जो रियल एनालिसिस है वो दोनों ही आपका कवर हो जाएगा, और इस वजह से वो बुक आप ज़रूर मतलब रखें अपने पास। और उसके बाद जो है फिर इसमें जैसे टॉपिक्स जो इसमें रहते हैं, जैसे मैंने बताया है कि इंटीग्रेशन है, मल्टीपल इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, एसिम्प्टोट, कर्वेचर, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और बीटा और गामा फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से। और इनफैक्ट जो है 2019 में क्वेश्चन आया था गामा फंक्शन पे। और इसी तरीके से है कि कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो कि इंडेफिनिट इंटीग्रल में उसमें कन्वर्जेंस और ये सारी चीज़ें होंगी। और कुछ टॉपिक्स ऐसे कैलकुलस के हैं जो आपके पेपर 1 और पेपर 2 में कॉमन होंगे, जैसे कि ये कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल है, तो आप उससे इसमें कर सकते हैं। हमेशा आपको पहले जैसे मैंने बताया क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस है। तो ये बेसिकली इसके लिए पहले बुक बता दूं मैं, जो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री है उसके लिए कृष्णा पब्लिकेशन की कोई बुक एक आती है, वो आप देख लीजिएगा। दूसरा है जो सॉलिड ज्योमेट्री 3D ज्योमेट्री है उसकी बात है, तो उसके लिए एक पी एन चैटर्जी की बुक है जो कि काफ़ी मतलब उसका PDF भी आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, इंटरनेट पर थोड़ा ढूंढेंगे आप। अदरवाइज़ वो बुक आउट ऑफ पब्लिकेशन है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, मार्केट में मिल जाती है, थोड़ा सा फाइट मारना पड़ेगा। तो ये तो बुक की बात हो गई। कैसे इसको पढ़ना है, 2D ज्योमेट्री वाला जो सिलेबस है इसमें एक कॉनिक सेक्शन और पोलर इक्वेशंस हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये यूपीपीसीएस पूछता है। बहुत इजी जो टॉपिक है कि कैसे एलिप्स का और सर्किल का इक्वेशन और ये सब चीज़ें, मतलब यूपीपीसीएस में मैंने देखा नहीं है, ये बेसिकली बहुत ही बेसिक चीज़ें, ये पूछी भी नहीं जाएंगी भले ही सिलेबस में दिया हुआ हो। लेकिन 2D ज्योमेट्री वाला जो क्वेश्चन है, 2D ज्योमेट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मतलब ऐसे नहीं है, लेकिन यूपीपीसीएस कुछ क्वेश्चंस बनाता है, और जो टॉपिक मैंने बताया है कॉनिक सेक्शन और पोलर इक्वेशंस, इन सब से आता है। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिए, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहकना नहीं है, हर चीज़ें आपको नहीं करनी है, जो क्वेश्चन किया है आया हुआ है एग्जाम में उसके अराउंड ही आपको अपनी रखनी है प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन को देखिए पहले कि हाँ ये टॉपिक है, इसमें से ये क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन तो आप कर ही लीजिए, उसके बाद फिर उसके आसपास कंसेप्ट समझ लीजिए। इतना करने के बाद अगर समय बचे तो फिर आप बाकी जगह जाइए। तो ये 2D ज्योमेट्री की बात हो गई। जो 3D ज्योमेट्री है, 3D ज्योमेट्री में लाइन, प्लेन और जो कॉनिकॉइड है ये मोस्टली इसके अराउंड ही होता है। तो लाइन और प्लेन तो इजी टॉपिक है, ये आपको मतलब अच्छे से कर लेना है। जो कॉनिकॉइड वाला सेक्शन है वो भी मतलब सही है, वो मतलब बहुत टफ नहीं है, लेकिन जैसे कोन वाला सेक्शन है वो भी आप अच्छे से कर लेंगे, कोन और सिलेंडर वो अच्छे से कर लेंगे, उससे आपके
बड़े क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, कोन और सिलेंडर से, लाइन प्लेन, ये सब थोड़े से रिलेटिवली सिंपल टॉपिक है। कोनिकाइड में जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको कर लेना है, जो डायमीट्रल प्लेन और जिसे कहते हैं कि पोलर इक्वेशंस एंड ऑल, जो थोड़ा सा काफ़ी आगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाते हैं, उसको आप जो है बहुत सिलेक्टिवली पढ़ लें। तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ ये देखना है कि पिछले साल किस लेवल तक क्वेश्चन गया है यूपीपीसीएस में, और इनफैक्ट यूपीएससी के लिए भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है। तो आप बहुत डीप में जाने में इसमें बहुत फ़ायदा नहीं है। उसके 2 रीज़न है। पहले तो ये है कि क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो जैसे मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगा था, मैं इसको लगाया, सॉल्व किया, तो मुझे लगा बहुत ईजी टॉपिक है। फिर जब मैं इसको करने आया तो मैं वो उसके स्पेसिफिक प्रूफ्स ऐसे होते हैं कि वो भूल जाते हैं, फिर आप बार बार वो प्रैक्टिस करोगे। तो वहाँ पे आपको देखना है कि टाइम कॉस्ट बेनिफिट वाली वही कंसेप्ट फिर से आ जाता है कि आपको कितना जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक में कितना बार बार आपको कितना रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, और फिर अगर ऐसा करना है तो क्या हमें ये चेक करना पड़ता है कि क्या वो क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछेंगे। तो वो चीज़ ध्यान में रखिए और उस हिसाब से आप इसकी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं 2D और 3D ज्योमेट्री की। उसके बाद बेसिकली हाँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके लिए एक ही बुक है एम.डी. राय सिंघानिया जी की। वो एक मोटी सी बुक आती है, उसमें 3 पार्ट्स में वो होता है। फर्स्ट पार्ट में ODE है, थर्ड पार्ट में PDE है। उसका जो सिलेबस के हिसाब से आप चैप्टर्स आप देख लेना, वो इतना मतलब वो नहीं है। ये वन ऑफ द ईजी टॉपिक्स है ODE। वो आपको जो है एक्यूरेसी के साथ आपको वहाँ पे सॉल्व करना है, और उसमें जो भी सिलेबस दिया हुआ है उसके हिसाब से मेरे ख्याल से चैप्टर उस बुक में मुझे अगर सही से याद आ रहा है तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, 7 और 7 वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है। चैप्टर 8 साइमल्टेनियस ODE है, आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। चैप्टर 9 नहीं करना है। चैप्टर 10 जो है स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशंस को ODE को है, वो आप ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि वो टफ क्वेश्चंस में से उसमें से आता है। तो ये आपका जो है ODE में जो फर्स्ट पार्ट है, ये ODE का सिलेबस इससे कवर हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिएगा, जो क्वेश्चन आया है वो आपको उसमें करना है। DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। डिटरमाइंड कोएफिशिएंट 2022 के पेपर में पूछा हुआ था। यूजुअली मैंने देखा है यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में मेथड और अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट से क्वेश्चन मतलब बहुत टाइम से नहीं आया था, एकदम से उन्होंने पूछ लिया। तो ये एक मतलब एक तरह से एक हिंट भी होता है कि थोड़ा सा हर चीज़ के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। बहुत टफ क्वेश्चन आप ना कर पाएँ तो एटलीस्ट आपको अप्रोच पता होना चाहिए कि सिलेबस में लिखा है, भले ही 4-5 साल से नहीं पूछा, तो बेसिक आइडिया ले लीजिए कि क्वेश्चन कभी आ गया तो किस तरीके से करना है। तो ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं आपकी एम.डी. राय सिंघानिया जी की किताब में। नेक्स्ट टॉपिक आपका वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस है। तो यहाँ पे ये टॉपिक जो है थोड़ा सा यूपीएससी से अलग ये सेंस में है कि टेंसर एनालिसिस यूपीएससी में नहीं है सिलेबस में, और यहाँ पर आपको टेंसर एनालिसिस भी पढ़ना है। तो एक चीज़ मैं ये बता दूँ कि पेपर 1 के टॉपिक कुछ भले ही देखने में डरावने से होंगे या फिर लगेगा कि क्या चीज़ है, लेकिन पेपर 1 आप ये एक माइंडसेट आप ये समझ लीजिए कि पेपर 1 पेपर 2 के कंपैरिजन में बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। पेपर 2 का टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको स्मार्टली आपको डील करना पड़ेगा। तो टेंसर जनरली लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन टेंसर एनालिसिस की बुक जो है आपकी बेसिकली कृष्णा पब्लिकेशन की एक किताब है, और वेक्टर की भी कृष्णा पब्लिकेशन की ही बुक आती है। वेक्टर अलजेब्रा करके एक बुक होती है, 300-350 पेज वाली लीजिएगा, पतली वाली मत लीजिएगा। और टेंसर एनालिसिस में भी मेरे ख्याल से DC अग्रवाल हैं शायद, अगर मैं नाम सही से याद कर पा रहा हूँ। आप कृष्णा पब्लिकेशन की वेबसाइट पे जाइएगा, krishnapublication.com ऐसे करके वेबसाइट है वहाँ पे आप IAS मैथ्स रिसोर्सेज या ऐसे सर्च करिएगा। आप उनको कॉल भी कर सकते हैं। टेंसर एनालिसिस की बुक होती है DC अग्रवाल, अगर मैं नाम याद कर पा रहा हूँ, तो वो बुक आप वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि रिसोर्स और टेंसर एनालिसिस का कोई है नहीं। मैंने इसको सर्च किया, ऑनलाइन देखा कि क्वेश्चंस कहाँ अपने एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो वो किस जगह मिल सकते हैं, तो मुझे वो बुक याद आ रही है, तो वहाँ पे मैंने फिर वहीं ऑनलाइन उन लोग से ऑर्डर कराया था। आप भी वही कर सकते हैं। अच्छा, वेक्टर के लिए करना क्या है, वेक्टर बहुत ही इजी टॉपिक में से एक है। पेपर 1 मोस्टली इजी है, वेक्टर उनमें से एक इजी टॉपिक्स में से एक है। वेक्टर बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी होगा जब आप आगे जो है फ्लूइड डायनेमिक्स वगैरह करेंगे, तो वेक्टर्स में जो डाइवर्जेंस, कर्ल्स हैं, ये सारी चीज़ें कंसेप्ट यूज़ होंगे। तो वेक्टर वन ऑफ द बेसिक टॉपिक्स है, ईजी और स्कोरिंग टॉपिक है, इसको आप एकदम अच्छे से करेंगे। टेंसर एनालिसिस में बेसिकली टेंसर क्या होता है, क्या कि रिप्रेजेंटेशन है, मल्टी डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन किसी पर्टिकुलर चीज़ का होता है, उसी को जो है ये टेंसर एक कंसेप्ट है। तो उस टेंसर की एनालिसिस, टेंसर एनालिसिस का जो क्वेश्चन उसमें होता है, ये जो बुक है जो मैंने आपको बताया है, इस बुक का चैप्टर 1 और चैप्टर 3
ये आपको करना है। चैप्टर 2 के शुरू के मेरे ख्याल से 8-10 पेजेस हैं, वो आप एग्जैक्टली देख लीजिएगा। ये जो है 3 चैप्टर में से ये है, कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से 70-80 पेजेस की बहुत पतली सी किताब है। और उसमें मतलब क्वेश्चन पेपर को आप ध्यान में रखेंगे ना, तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कहाँ से उन्होंने उठाया हुआ है और कहाँ से पढ़ना है। ईजी टॉपिक है, थोड़ा सा ये प्रैक्टिस मांगता है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस वाला टॉपिक है। काफ़ी आपको कई बार जैसे प्रूव करना है कि ये टेंसर कोवेरिएंट है, कंट्रा वेरिएंट है, और इस टेंसर का ये इसका डिफरेंशिएबिलिटी और उन सारे कंसेप्ट को उसको प्रूव करिए, ये एक चीज़ टेंसर है ये प्रूव करिए, इसका ऑर्डर रैंक, ये सारी चीज़ें। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है। और वो जो मेरे ख्याल से एक क्रिस्टोफर सिम्बल्स करके एक होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं उसमें जो आपको उसमें देखनी पड़ेंगी। तो ये आपका वेक्टर और टेंसर एनालिसिस का हो गया। वेक्टर एनालिसिस में सेरेट और फेरेट फार्मूला जो है वो आपको स्वाम सीरीज से मिल जाना चाहिए। और इसके अलावा बाकी इसमें क्वेश्चंस है जो क्वेश्चन पेपर को आपको देख करके इजीली आप गेस कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो और ये वन ऑफ द इजी टॉपिक्स है, डेफिनेटली इसको आपको अच्छे से कमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स फिजिक्स से रिलेटेड थोड़ा सा पोर्शन है मैथ्स का, और ये इसके लिए जो है आपको बेसिकली बुक वही है, कृष्णा सीरीज़ की होगी। स्टैटिक्स की एक बुक आती है, कृष्णा सीरीज़ की एक डायनेमिक्स की बुक आती है। सिलेक्टिव यहाँ पे आपको पढ़ाई करनी है। स्टैटिक्स में जो चैप्टर नंबर अगर मैं आपको बताऊँ कृष्णा सीरीज़ की बुक से आप देखेंगे तो जो चैप्टर 1, चैप्टर 2 और मेरे ख्याल से चैप्टर 3 भी है, वर्चुअल वर्क चैप्टर 4 है, इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है वो मेरे ख्याल से चैप्टर 5 है, और एक फिर लास्ट में स्क्रू एंड रेंचेस करके एक टॉपिक होता है, फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस करके है। तो वो देख लीजिए चैप्टर नंबर क्या है, वो आपको उसमें देखना है कृष्णा सीरीज़ की बुक से। और वहाँ पे क्वेश्चंस देखिए उतने ही आपको लगाने हैं जितने कि पहले पूछे जा चुके हैं। यूपीपीसीएस में मैंने देखा हुआ है कि ज़्यादा ब्रूटली ये टफ क्वेश्चंस उठा के पूछते हैं इन कंपैरिजन टू यूपीएससी। यूपीएससी मतलब स्मार्टली अच्छे से क्वेश्चन पूछता है, बहुत टफ भी नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी करना थोड़ा टफ हो जाता है। यूपीपीसीएस के क्वेश्चन स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में बहुत ही मतलब बहुत हैवी क्वेश्चन पूछ लेता है बीच बीच में। इन जनरल मैथ्स में इसका ट्रेंड मैंने ये देखा है कि ये बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आप घर पे भी बैठ के करने चाहेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत टफ है, और वो वहाँ पे उठा के पूछ लेता है। तो ये चैलेंजेस आपको फेस करना है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है मैथ्स में। तो ये स्टैटिक्स का पोर्शन हो गया। डायनेमिक्स में आपका एक रेक्टिलिनियर मोशन है, चैप्टर 2 है परहैप्स। फिर एसएचएम वगैरह है, एसएचएम में आपका, और एक ये सर्कुलर मोशन का एक चैप्टर है, प्रोजेक्टाइल कोर्स में नहीं है, वो आपको नहीं पढ़ना है। और एक जो टॉपिक है आपका, एक जो ऑर्बिटल मोशन है सेंट्रल का, वो जो उसमें सेंट्रल ऑर्बिटल मोशन होता है, मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर याद नहीं कर पा रहा हूँ, चैप्टर 6 या 7 है, देख लीजिएगा। और एक फ्री फॉल का एक होता है जिसमें रेजिस्टेंस है, वो वाला एक चैप्टर है, वो आपको करना है। और केपलर्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, तो वो चीज़ें जो इसमें दी हुई हैं सिलेबस वाइज, वो डायनेमिक्स में आपको करना है। जो ऑर्बिट, सेंट्रल ऑर्बिट का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा बल्कि, उसकी कैलकुलेशंस बल्कि होती हैं, तो आपको सिलेक्टिवली करना है। पाथ की इक्वेशन निकालने को पूछ सकता है, या फिर फोर्स का फार्मूला पूछ सकता है, क्या फॉलो करता है प्रोपोर्शनल टू आर। तो वो चीज़ें आप जो है क्वेश्चन पेपर और सिलेबस देखेंगे तो मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ जाएंगे। मैं जितना डिटेल हो सकता है मैं बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं। सेकंड पेपर बेसिकली काफ़ी कॉम्प्लेक्स है इन कंपैरिजन टू पेपर 1। एट द सेम टाइम अगर आपने एक स्मार्टली इसको प्रिपेयर किया तो ये पेपर 1 से ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है। पेपर 1 और 2 में अंतर ये है कि पेपर 1 ईजी है, लेकिन इसमें बहुत हाई एक्यूरेसी की ज़रूरत है, और ज़रा सी मिस्टेक से आपको 10 में से 0 या 20 में से 0 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन सेकेंड पेपर में ये है कि मैंने मतलब ये परसीव किया हुआ है कि अगर आपके स्टेप्स सही हैं तो आपके नंबर दे दिए जाते हैं। इसमें इतनी हार्ड मार्किंग नहीं होती, क्योंकि ये ऐसा ये पेपर टफ होता है। तो इस पेपर में अगर टॉपिक की बात करें तो एक आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पहला टॉपिक है, रियल एनालिसिस सेकंड है, और फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैकेनिक्स है, और न्यूमेरिकल एनालिसिस और फ्लूइड है। तो ये टॉपिक हैं। इसमें बेसिकली आपको स्मार्टली ये देखना है कि जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 है कंपलसरी होते हैं। तो क्वेश्चन 1 के टॉपिक में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो वो बेसिक उतने क्वेश्चन कर लीजिएगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, जो एटलीस्ट जो कंपलसरी क्वेश्चन आपका फंसे नहीं। बाकी अगर कई ऐसे लोग होंगे मुझे पता है जो कि जिनका बीएससी इन्होंने मैथ से किया हुआ है या जिनका ऐसे बैकग्राउंड है, तो उन लोगों के लिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बहुत इजी टॉपिक होगा। जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं जनरली वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में स्ट्रगल करते हैं, उनका एप्लीकेशन पार्ट अच्छा होता है। तो इसे मुझे पर्सनली लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो है काफ़ी ज़्यादा उसमें याद करना पड़ता है, तो मैं मतलब उसको प्रायोरिटाइज़ नहीं करता था। मैं अपनी फोकस रखता था फ्लूइड और मैकेनिक्स पर, वो वाला पोर्शन वहाँ से, मतलब जो 2 पार्ट होते हैं पेपर में, पेपर्स का जो सेकंड पार्ट हो उसमें से मैं 3 सेट क्वेश्चन का सेट कर लेता था, और पहले वाले से 2 करके 5 सेट बना लेता था। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है कि कौन सा सेट आपका
करना है और कौन आपकी स्ट्रेंथ है वो आपके डिपेंड करेगा, आपका क्या बैकग्राउंड है, किस तरह से आपने प्रिपरेशन की हुई है। तो मैं बात करूँगा इसमें सबसे पहले मैं रियल एनालिसिस की बात करूँगा। रियल एनालिसिस के लिए बुक जो है शांति नारायण जी की एक बुक है और पहले जो बताया था मल्लिका अरोरा की बुक वो आपकी चलेगी। इसमें रियल एनालिसिस के जो टॉपिक्स होंगे उसमें आपको रीमान इंटीग्रेशन वाला टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, उससे काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एक जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये सारी चीज़ें। बाकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो रहेंगी कैलकुलस की कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट एक्सेट्रा। और शुरू में जो सीरीज़ और सीक्वेंस है ये चैप्टर 5 और 6 है शांति नारायण की किताब में, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा आपको जो है याद सा करना पड़ेगा, कुछ इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं जो याद करने पड़ेंगे, इसका कोई तरीका और है नहीं। इसके अलावा जो है इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसके लिए कृष्णा सीरीज़ की बुक, थोड़ी मोटी वाली एक बुक आती है कृष्णा सीरीज़ की, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करके एक आती है बुक, वो आप बुक देख लीजिएगा। इसमें जो रेसिड्यू थ्योरम वाला लास्ट वाला टॉपिक होता है उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करके एक टॉपिक है जो उसके पहले वाला चैप्टर होता है। तो इन दोनों चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। बाकी एनालिटिसिटी पे भी क्वेश्चन आता है कि प्रूव करना है फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है, तो ये चीज़ें आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में वन ऑफ द ईजी टॉपिक्स है, इसको डेफिनेटली आपको अच्छे से करना चाहिए। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नेक्स्ट टॉपिक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली मैंने बताया वो बुक वही रहेगी, एमडी राय सिंघानिया का थर्ड जो पार्ट है वहाँ पे बुक होंगी। इसमें चैप्टर 1, 2, 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। चैप्टर 8 जो है कैनोनिकल फॉर्म पे है, और चैप्टर 10 जो है मोंगीज़ मेथड है। मोंगीज़ मेथड बेसिकली मेंशन नहीं किया गया है सिलेबस में, लेकिन मैंने देखा है कि 18, 19 और 20 लगातार मोंगीज़ मेथड से शायद क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने पूछे हैं, तो आप उसका एक आइडिया ज़रूर ले लीजिएगा। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको ज़रूर कर लीजिएगा। मोंगीज़ मेथड सिलेबस में नहीं दिया है, फिर से बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन आए हैं तो आप उसको कर सकते हैं, और वो एमडी राय सिंघानिया की बुक से। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में बेसिकली वही कृष्णा सीरीज़ की रिजिड मैकेनिक्स वॉल्यूम 1 करके एक बुक है। तो कृष्णा सीरीज़ की मेरे ख्याल से एसके गोयल की बुक है, ऑथर का नाम देख लीजिए, कृष्णा सीरीज़ रिजिड मैकेनिक्स रिजिड डायनेमिक्स वॉल्यूम 1 है बुक का नाम। तो वहाँ से आप वो बुक से आपको करना है। उसमें आपको जो चैप्टर्स होंगे वो चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 आपका है, और मेन इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर जो आपका हैमिल्टोनियन और लैग्रांजेस पे है, मेरे ख्याल से चैप्टर 7 या 8 है, देख लीजिएगा। हैमिल्टोनियन और लैग्रांजेस का चैप्टर है वो आपको करना है, और बाकी 2D का बेसिक चीज़ें हैं वो देखना है। सारी आपकी प्रिपरेशन जो है क्वेश्चन पेपर के अराउंड होनी चाहिए कि क्या क्वेश्चन है। ये वन ऑफ द टफ टॉपिक्स है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं डाइवर्ट होना है। पूरी बुक आप करने जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। देखिए क्या पूछा गया है, क्या सिलेबस में, क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है। हाइड्रोडायनेमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है। तो हाइड्रोडायनेमिक्स में बेसिकली क्या है कि ये आपका एमडी राय सिंघानिया जी की फ्लूइड डायनेमिक्स करके एक बुक आती है। उस बुक में आपको चैप्टर 2 करना है, चैप्टर 3 करना है, चैप्टर 4 करना है, और चैप्टर 5, 2, 3, 4 और 5 पूरा आपको नहीं करना है। चैप्टर 2 आपको मोस्टली पूरा करना है, लेकिन जो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं उनको आपको नहीं करना है। कॉन्टिन्यूटी के इक्वेशंस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर फॉर्म में वो आप देख लीजिएगा। स्पेशल केसेस पूछा गया था 2020 में, वो आपको कर लेना है। उसके अलावा फिर बाकी जो है मेन ये होता है कि वोर्टिसेस की बात करनी है, और फिर आपको जो है वोर्टेक्स लाइन हुआ, या फिर कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन, स्ट्रीम लाइन्स, ये सब इसमें चैप्टर 2 में बात किया गया है। चैप्टर 3 बेसिकली ये आपका आइलर्स इक्वेशंस पे है, बेसिकली फ्लूइड मोशन पे। तो ये इसमें बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। 2 तरीके से इसके क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। एक तो ये आपका जो इक्वेशंस होती हैं आपकी इनकी आइलर्स इक्वेशंस की जो डायरेक्ट इक्वेशन है। दूसरा आप आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर में तो आपको एनर्जी के माध्यम से इस क्वेश्चन को भी करने का तरीका बताया गया है। दोनों तरीके से आप ये क्वेश्चन करना सीख लीजिएगा। आप देखेंगे मेरे ख्याल से 2020 या 21 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, एक स्फीयर है और उसके अराउंड जो है फ्लूइड है, और वो एनहिलेट हो जाता है स्फीयर, तो कितने टाइम में उसकी रेडियस कैसे फ्लक्चुएट करेगी, ये जो है आप उसमें इस तरीके से उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसे आपको अच्छे से करना सीख लेना है। Welcome to Lukman IAS. Study General Studies with Lukman IAS for building comprehensive knowledge. GS paper 2 and 4 will be taken by S. Ansari, and other papers will be covered by renowned faculties. Live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed, and there will be dictation of notes.
In the last 10 years, Lukman IAS has set up a niche in the field of UPSC guidance. बाकी इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो हाइड्रोडायनेमिक्स या फ्लूइड में है वो आपका थर्ड चैप्टर ये था। फोर्थ चैप्टर बर्नौलीज इक्वेशन से रिलेटेड है, तो आयलर्स इक्वेशन का इंटीग्रेशन करके वो आता है। उसमें एक तो आपका जो है अगर कंजर्वेटिव सिस्टम है, एनर्जी कंजर्व हो रही है, तब फिर कैसे निकलेगा, और अगर जैसे कंजर्वेटिव सिस्टम नहीं है, वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर कैसे है। तो वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है यूपीएससी यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है। वो एक कोनिकल बनता है, स्मॉल डी कैपिटल डी, और उस इधर से फ्लो हो रहा है, इधर से निकल रहा है, डेंसिटी और प्रेशर में एक रिलेशन दिया हुआ है। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार हर जगह पूछा गया है। तो इसी तरीके से आपको देखने की पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन सा किया गया है और कौन सा आया है, उस क्वेश्चन की कई बार प्रैक्टिस कर लेनी है। और फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर 5 होता है। चैप्टर 5 बेसिकली सिंक और सोर्स है, स्ट्रीमलाइन और उन सब के बारे में बात किया गया है। तो सिंक और सोर्स, स्ट्रीमलाइन और वोर्टेक्स लाइन, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, ये आप उसको कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन है वेलोसिटी पोटेंशियल, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, W = 5 + I psi होता है, तो उनमें क्या रिलेशन, ये सारी चीज़ें वो उसमें दिया हुआ है। जो सिंक और सोर्स वाला चैप्टर है उसमें आपका पॉइंट सोर्स होगा, लाइन सोर्स होगा, और एक सर्किल के अराउंड उसकी जो इमेजेस होंगी, लाइन के अराउंड जो इमेजेस होंगी, वो सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। सर्किल तक के इमेज और डबलेट और ये सारी चीज़ें वहाँ तक आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो उस हिसाब से आप इस चीज़ को प्लान कर लीजिएगा। यहाँ तक इसमें आपका फ्लूइड में है। और नेक्स्ट टॉपिक आपका बेसिकली है न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक है पेपर 2 का। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी रखनी है। इसके डेरिवेशन आपको कर लेने हैं। इसमें बाइसेक्शन, रेगुलर फॉल्सी, न्यूटन रैप्सन है, और उसके बाद फिर न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस और डिवाइडेड डिफरेंस नहीं दिया हुआ है सिलेबस में, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अच्छा, कभी इसमें पैटर्न एक पूछता है कि नंबर्स दिए होंगे, एक्स वैल्यूज़ दी होंगी, वाई वैल्यूज़ दी होंगी, और एक मिसिंग होगा, आपको बताना है। तो लैग्रांजेस का जो मेथड होता है वो पर्टिकुलरली इसलिए होता है कि आपको कोई भी एक्स में डिफरेंस हो, आप वाई वैल्यूज़ निकाल सकते हो। न्यूटन्स का फॉर्मूला तब लगता है जबकि डिफरेंस फिक्स हो। तो न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो एक ईजी मेथड होता है, और मैंने उससे क्वेश्चन हमेशा अटेम्प्ट किए हैं। वो लैग्रांजेस में कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो जहाँ भी पॉसिबल हो आप लैग्रांजेस के मतलब कीजिएगा, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस ट्राई कर सकते हैं, अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन किया हो, क्योंकि मैंने इसी तरह से अप्रोच किया है। इफ़ यू थिंक इट इज़ गुड फॉर यू, यू कैन ट्राई दैट वे। और इसके बाद फिर डेरिवेशंस इसमें जो भी है, एरर टर्म्स और कैसे हैं, जैसे कि ट्रेपेजॉइडल का डेरिवेशन पूछा था 2019 में, और फिर न्यूटन्स रैप्सन मेथड से कैसे कन्वर्जेंस का ऑर्डर, ये सारी चीज़ें, इन सब का डेरिवेशन वगैरह आपको उससे देख लेना है। इसका सोर्स अगर मैं कहूँ तो एक तो है आपका जो है, मैंने जैसे आईटी दिल्ली के प्रोफेसर हैं जैन एंड एंगर, उनकी बुक आईटी खड़गपुर में चलती थी, सारे आईटीज़ में चलती है। तो जैन एंगर की इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक है, तो उसमें जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस का अलग से एक चैप्टर पूरा है, तो उससे आपको काम भर का मटेरियल मिल जाएगा। मैंने उसी से किया हुआ था। उसके अलावा जो एक और BS ग्रेवाल की बुक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, वो भी एक अच्छी किताब है। आप उन दोनों में से जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल और प्रूफ्स दोनों ही किए जाते हैं। और इसके बाद लास्ट टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मैंने मतलब काफ़ी ट्राई किया हुआ था, लेकिन वही है मेरा मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें याद करना था। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक होता है। मुझे ये लगा कि मेरा कॉस्ट बेनिफिट इसमें उतना अच्छा नहीं मतलब रहेगा, तो मैंने इस टॉपिक को उतना मतलब किया था, लेकिन लास्ट में जिसे कहते हैं ना कि अपने फाइनल वेपन में इसको नहीं इंक्लूड किया था। आप बहुत ही सब्जेक्टिव है, आपका अगर अच्छा है, आपने BSc किया हुआ है मैथ से, तो आपके लिए शायद ये सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक होगा। दिस इज़ प्योरली सब्जेक्टिव, आपको जो सूट करता है आप उस हिसाब से टॉपिक को रखिएगा। इसकी जो बुक है मतलब इसकी काफ़ी बुक्स हैं, कई लोग बताते हैं, लेकिन एक जो R कुमार की जो है वर्धमान पब्लिकेशन की एक बुक आती है रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी की, वो पतली सी किताब है, वो ठीक है, मुझे लगता है उतनी बल्कि नहीं है। अदरवाइज़ खन्ना एंड भांबरी की भी बुक है, और मतलब वो भी आप देख सकते हैं बुक्स। बुक लिस्ट बेसिकली जितने भी टॉपर हुए हैं, जैसे नीतीश के का ब्लॉग है, या फिर जो है प्रकाश राजपुरोहित के ब्लॉग हैं, आप वो देखेंगे, क्योंकि मैथ्स एक स्टैटिक पोर्शन है, उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बुक चेंज नहीं होती, मोरलेस सेम रहती हैं। सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। एक्यूरेसी आपकी हाई रहेगी तभी आपका नंबर इसमें आएगा, और एक्यूरेसी सिर्फ तभी हाई रहेगी जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। टेस्ट सीरीज़ आपको सॉल्व करनी है। पिछले साल के टेस्ट पेपर जितने भी हैं UPSC के, UPCS के 10-12 साल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। और टेस्ट सीरीज़ के लिए अगर कहीं आपको कुछ मिल जाए, जो भी है, IMS के अच्छे टेस्ट पेपर्स होते हैं, लेकिन IMS का UPSC के हिसाब से है, और थोड़ा सा उनका क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगता है कि सेट होता है कि एक ट्रिकी याद करने वाले ही क्वेश्चन से पूछते हैं, लेकिन और कोई ऐसी टेस्ट सीरीज़ मार्केट में ज़्यादा मैथ्स की है नहीं, तो मैं बता नहीं पाऊँगा। बट जो भी है, अगर कोई आपको अच्छी टेस्ट सीरीज़ कहीं और भी मिल जाए तो आप उसको देख सकते हैं। और
मेरे ख्याल से बस इतना है। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैथ्स में मैटर करती है। सिलेबस बहुत बड़ा है, लेने से पहले आप पूरा सिलेबस क्वेश्चन पेपर देखें और हाई एक्यूरेसी के साथ अटेंड करेंगे तो इसमें अच्छा मार्क्स आ सकते हैं। मैं डेली नॉलेज ट्रैक का बहुत ही आभारी हूँ, उन्होंने ये मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का, और उम्मीद है कि जो भी मैंने आपसे अपना मैथमेटिक्स ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी और अनुभव शेयर किया है वो आप सभी के काम आए। और ऑल द बेस्ट टू ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स। थैंक यू वेरी मच।